नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, रविवार के रण वाली सीरीज़ के तहत हम लोग हर रविवार को कुछ जो मंडे से सैटरडे के बीच जो हम लोग हमारी सीरीज़ चलते रहती है, उसके अलावा जो है दूसरी चीज़ें हम लोग देखते हैं। ये आप लोग सबको पता है, कुछ एमसीक्यू सीरीज़ या एक जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है उस तरीके की चीज़ें। तो आज के वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स मैंने एक रविवार को एक पार्ट, इसका पहला पार्ट करवा चुका हूँ। ये अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट है। इसके अलावा भी दिसंबर 2021 से लेके 2022 तक के हर मंथ का करंट अफेयर्स का पूरा जो वीडियो है वो करंट अफेयर्स वाले प्लेलिस्ट पे आप लोग जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जाके पूरी करंट अफेयर्स को अच्छे से देख सकते हैं। तो आज हम लोग अप्रैल मंथ के सेकंड पार्ट वाला जो करंट अफेयर्स है, जो बचा हुआ था हम लोग का, वो वाला पार्ट हम लोग कवर करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में आप लोग को कई सारी नई जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स से रिलेट करके भी जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहते हैं उसको वहीं पर मैं आपको बताता हूं, जिससे आप लोगों का रिवाइज भी हो जाए और वो चीज़ों का भी तैयारी हो जाए। तो कुछ कुछ पर्यटन से संबंधित जानकारी है और भी अन्य संबंधित इतिहास से संबंधित जानकारी है, वो भी आपको आज के करंट अफेयर्स वाली सीरीज में, आज की वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करिएगा, कॉपी में उसका नोट्स बनाइएगा करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो आपके अपकमिंग जितने भी एग्जाम है, चाहे वो ईडीओ हो, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, या आरआई का अपकमिंग वैकेंसीज है जो जितनी भी आने वाली है, और चाहे वो स्टेट सर्विस का एग्जाम है पीएससी का, सभी एग्जाम्स के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, सभी एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए ध्यान दे के पढ़िएगा। जो भी जितना भी कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीएससी का या व्यापम का, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और अभी एडीओ जो आने वाला है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो फिर आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को इसी तरीके की और वीडियोस चाहिए और इन्फॉर्मेटिव लगे अगर ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले भी और भी करवा चुका हूँ मैं। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। तो पहला देखते हैं हम लोग करंट अफेयर जो है हम लोग का, राज्य अलंकरण सम्मान। बहादुर कलारीन बाई के नाम पे एक राज्य अलंकरण सम्मान दिया जाएगा, बहादुर कलारीन बाई के नाम पे। तो ये बहादुर कलारीन बाई कौन थी देखते हैं पहले। तो बहादुर कलारीन की माची है, छत्तीसगढ़ में राज्य संरक्षित स्मारक है, बालोद जिला के सोरर में। देखो, चिरचारी भी कहीं कहीं पे मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में जो है वो सोरर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को सोरर ही दिया, चिरचारी मत, अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो चिरचारी नहीं आएगा, सोरर आएगा। तो ध्यान रखना इसको, बालोद के सोरर नाम के गांव में बहादुर कलारीन की माची स्थित है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो राज्य अलंकरण सम्मान दिया जाएगा बहादुर कलारीन बाई के नाम पे। ये क्यों फेमस है बहादुर कलारीन, और बहादुर कलारीन की माची क्यों है, बहादुर कलारीन की माची क्या है, इसके संबंधित एक स्टोरी है, एक प्रचलित है छत्तीसगढ़ में, जो पर्यटन विभाग के डॉक्यूमेंट में मिलती है। वो है कि देखिए, बालोद ग्राम में उस समय, तत्कालीन समय में, ये 600-700 साल पुराना ये स्मारक है, जो कि राज्य संरक्षित स्मारक है वर्तमान में। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था, जब कलचुरी वंश के एक राजा थे, वो भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, तो वो बालोद के जंगल पे पहुंचे। तो उनके साथ एक बाज पक्षी रहता था। ठीक है, वो बाज पक्षी उनको रास्ता दिखाया करता था। तो वो जो है बालोद के जंगल में पहुंचे और वो बाज पक्षी उनको रास्ता दिखाया करता था, वो उड़ गया। ठीक है, तो उसके कारण से शाम हो गई थी और वो उड़ गया। इसके कारण से क्या हुआ कि उनको रास्ता भटक गया राजा। तो राजा के रास्ता भटक जाने के कारण वहाँ पर उनको ठहरने की ज़रूरत पड़ी रात को। तो वहाँ पर सोरर गांव पे वो पहुँचे थे, इसी जंगल के आसपास सोरर गांव के समीप वो पहुँचे थे। तो वहाँ पर एक कुटी टाइप का देखे, एक माची टाइप का देखे, मैं आपको फोटो में आपको दिख रहा होगा। तो एक पत्थर के शिलाओं के समान एक जगह था, जहाँ पर एक शेड बना हुआ था, मान के चलो आप लोग, जहाँ पर एक वृद्ध महिला थी और उसकी बेटी, दोनों वहाँ पर मौजूद थे। वो लोग वहाँ पे रहते थे और वहीं पे शराब बेचने का काम वो लोग करते थे। तो राजा जो थे वहाँ पर गए आसरा लेने के लिए, और वहाँ पर बोले कि ऐसा ऐसा बात है, मैं रास्ता भटक गया हूँ और जो बात था वो उड़ गया है, तो उसके कारण से मुझे रास्ता देखने में परेशानी हो रही है, तो मुझे यहाँ पर पनाह चाहिए करके। तो वो लोग वहाँ पर उसको आसरा दे देते हैं, रात रुकने की जगह। वृद्ध महिला जो रहती है, उसकी माता जो लड़की की रहती है, वो उसको परमिशन दे देती है। राजा वहाँ पर रात को रुकते हैं और वो जो लड़की रहती है, जिसका नाम रहता है कलावती, जो है ना, जो कलावती नाम की जो लड़की रहती है, उस पर मोहित हो जाते हैं। और उसके बाद दूसरे दिन सुबह उस वृद्ध महिला से, जो कलावती की माता रहती है, उनसे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं वो कलावती नाम की लड़की के साथ।
तो वृद्ध माता जो रहती है उनका विवाह उससे करवा देती है। लेकिन राजा कहते हैं कि मुझे रतनपुर में रतनपुर है, जो मेरा साम्राज्य है, वहाँ पर मुझे बहुत सारे काम हैं, तो मैं अभी वापस जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमको वापस लेने के लिए आऊँगा। ये कह के राजा जो है चले जाते हैं। लेकिन राजा जो है वहाँ पर बहुत दिन तक नहीं आते हैं, कई साल बीत जाते हैं, लेकिन राजा नहीं आते हैं। तो उसके बाद वो जो कलावती नाम की लड़की रहती है उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम होता है छछान। वो पुत्र जो रहता है वो बड़ा जब होता है तो आसपास के लड़कों के साथ खेलते रहता है। तो बड़ा जब होता है तो उसको वो जो रहता है वो अपनी माता से पूछता है अपने पिता के बारे में, और वहाँ के जो आसपास के जो सब लोग रहते हैं उसको पिता के बारे में समय समय पर चिढ़ाते भी रहते हैं। ठीक है, तो अपनी माता से जब अपने पिता के बारे में पूछता है तो उसकी माता जो रहती है कलावती, वो उसको पूरा तरीके से राजा के बारे में बता देती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है। बदला लेने की भावना उस बच्चे के मन में आ जाती है, और बदला लेने की भावना के कारण वो राजा के साथ उसके मन में बहुत ज़्यादा द्वेष की भावना आ जाती है, जिसके कारण क्या करता है वो आसपास की रानियों को उठा के ले आता है और उनसे क्या करता है दुर्व्यवहार करना चालू कर देता है। तो वो चिढ़ने लग जाता है बेसिकली सबसे, तो रानियों के साथ दुर्व्यवहार करना चालू कर देता है, आसपास की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना चालू कर देता है, जिसके कारण पहले तो कलावती उनकी माता जो रहती है उनको समझाती है, लेकिन वो नहीं मानने पर कलावती अपने पुत्र का ही हत्या कर देती है, अपने पुत्र का वध कर देती है। ठीक है, तो उसके कारण चूंकि वो महिलाओं की इज्जत नहीं करते रहता है ना, वो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते रहता है, तो अपने ही पुत्र की हत्या कर देती है, तो क्योंकि ये समाज के लिए आगे चल के घातक रहेगा करके। तो इसी के कारण कलावती को बहादुर की उपाधि दी जाती है। ठीक है, क्योंकि कुछ गलत मत हो महिला जाति के साथ, इसके कारण वो अपने पुत्र की हत्या कर देती है। इसके कारण कलावती को क्या दिया जाता है, बहादुर की संज्ञा दी जाती है। और वहां पर जिस माची में वो लोग रहते थे, जिस शेड में वो लोग रहते थे, उसको बहादुर कलारिन की माची के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आया, बहादुर उनकी उपाधि थी, और ये कलारिन या कलावती, ठीक है, उसको वहां पर उनका वास्तविक नाम था जो अपने पुत्र का वध कर देती है। तो इसके कारण से उनको वो नाम जाना गया, वो माची जो है वो बहादुर कलारिन की माची के नाम से जाना गया, जो बालोद जिला के सोरर नामक गांव में स्थित है। ठीक है, तो इसी के नाम पे इसीलिए राज्य अलंकरण सम्मान देने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी, इसको स्टोरी के फॉर्म में आप लोग याद रखिएगा, आप लोग का हेल्प होगा काफी जब आप आगे के पेपर्स देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा है भोरमदेव महोत्सव, यहां से क्वेश्चन आते रहता है। अच्छा, ये बहादुर कलारिन की माची कई बार व्यापम के पेपर में पूछ चुका है, बहुत सारे व्यापम के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये कहां है करके, तो ये कई बार पूछ चुका है। राज्य संरक्षित स्मारक है, इसके बारे में बहुत सारा चीज पूछ चुका है। भोरमदेव महोत्सव, ये भी पिछले व्यापम के पेपर हुए उसमें हर साल होता है ये भोरमदेव महोत्सव के बारे में पूछ चुका है। तो 30-31 मार्च 2022 को भोरमदेव महोत्सव का आयोजन किया गया। ये डेट याद रखना, डायरेक्ट डेट से क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर्स में। 30-31 मार्च 2022 को भोरमदेव से संबंधित चीज भी हम लोग देख लेते हैं, मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूं। आप भोरमदेव से संबंधित कुछ भी चीज आएगा ना तो आप लोग का डाउट नहीं रहेगा मैं बताने के बाद, ध्यान से सुनना। क्षेत्रीय राजवंश में जब छत्तीसगढ़ का इतिहास आप पढ़ेंगे तो क्षेत्रीय राजवंश में एक राजवंश आएगा कवर्धा के फणी नागवंश। क्या? कवर्धा के फणी नागवंश। अब ये फणी नागवंश जो थे, इसमें इसके संस्थापक कौन थे? अहिराज। अंतिम शासक कौन थे? मोनिंगदेव। पहले तो यही याद रखे रहना। अब ये बहुत सारा है, पूरा राजवंश बहुत बड़ा है, पूरा को नहीं बता रहा हूं, लेकिन इससे संबंधित जितनी भी चीज मैं बता सकता हूं आपको बता देता हूं, यही याद रख लेना एकदम। संस्थापक कौन? अहिराज। अंतिम शासक कौन? मोनिंगदेव। तो इस वंश में ये कौन से क्षेत्र में था? कवर्धा क्षेत्र में। फणी नागवंश का शासन कौन से क्षेत्र में था? ये पेपर में भी आ चुका है। इसके संस्थापक कौन थे? ये भी आ चुका है। अंतिम शासक कौन थे? ये भी पेपर में आ चुका है। तो जितने भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन यही सॉल्व करवा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। ठीक, इसके एक शासक हुए, छठवें शासक, जिनका नाम था गोपाल देव। क्या था? गोपाल देव। तो एक छठवें शासक हुए गोपाल देव, इन्हीं के शासनकाल में भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसके शासनकाल में? गोपाल देव के शासनकाल में। अब भोरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भोरमदेव मंदिर है, फोटो में आप लोग को दिख रहा होगा इमेज में, भोरमदेव मंदिर कोणार्क के सूर्य मंदिर और जो मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है उनके साम्यता रखता है, मतलब उनके समान दिखता है, दिखने में उनके समान है। इसके कारण से भोरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है उसको भी ध्यान रखना। तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो उसको कहा जाता है। अब वहां पर क्या है कि छठवें शासक गोपाल देव हुए, इनके शासनकाल में एक व्यक्ति हुए लक्ष्मण देव राय।
तो भोरमदेव मंदिर जो है वो नागर शैली में निर्मित है, ये भी याद रखना। पहले इसको देखो। तो गोपाल देव जो थे वो छठवें शासक थे गोपाल देव, उनके शासनकाल में तो जो भोरमदेव मंदिर है, भोरमदेव मंदिर के मंडप में दाढ़ी मूंछ वाले योगी की मूर्ति है। जब आप भोरमदेव मंदिर जाएंगे तो उसको देखिएगा, भोरमदेव के मंदिर में दाढ़ी मूंछ वाले योगी की मूर्ति है। उस योगी की मूर्ति के पास लिखे होने के से ये साक्ष्य मिलता है, ये प्रमाण मिलता है, वहां पे लिखा हुआ है कि इसमें कवर्धा के फणी नागवंश में एक शासक हुई गोपाल देव, और गोपाल देव के समय एक व्यक्ति हुए लक्ष्मण देव राय। तो गोपाल देव के शासनकाल में लक्ष्मण देव राय ने उनके उस मंदिर का निर्माण करवाया था। अभी रिसेंटली पिछले पीएससी में एक क्वेश्चन आया था जिसमें गोपाल देव भी ऑप्शन में था, लेकिन गोपाल देव को आंसर न लेके लक्ष्मण देव राय को आंसर लिया था। तो याद रखना, गोपाल देव का शासनकाल था उसमें, लेकिन मंदिर का निर्माण जो था वो लक्ष्मण देव राय नामक व्यक्ति ने करवाया था, जो गोपाल देव के शासनकाल में ही था। तो वहां पर दाढ़ी मूंछ वाले व्यक्ति की मूर्ति वहां पे उसमें लिखे होने से पता चलता है। ये जो भोरमदेव है वो नागर शैली में निर्मित है। नागर शैली, नागर शैली क्या होता है? बहुत सारे शैली होते हैं, मैं सब शैली के बारे में नहीं बता रहा हूं। शिखर नुकीला होता है, ये नागर शैली की पहचान है, शिखर नुकीला होता है, ठीक है। और यहां पर किसकी मूर्ति है? तो भोरमदेव जो थे वो गौड़ जाति के, भोरमदेव जो थे शिव के ही उपास्य, मतलब शिव के ही स्वरूप हैं भोरमदेव, जो कि गौड़ जाति के उपास्य देव थे, ठीक है। भोरमदेव क्या है? शिव के ही स्वरूप थे, जो गौड़ जाति के उपास्य देव थे, शिव का ही एक रूप थे, ठीक है। तो वो है नागर शैली में निर्मित है, इसको भी आप लोग याद रखना। तो ये हो गया आपका भोरमदेव से संबंधित पूरी जानकारी जितनी भी है, ठीक। तो ये इतना ही क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन बोला हूं सब क्वेश्चन भोरमदेव से संबंधित अलग अलग पेपर में पूछा जा चुका है। तो ये सब चीज़ को आप लोग याद रखना। तो भोरमदेव महोत्सव का आयोजन 30-31 मार्च 2022 को किया गया। तीसरा देखते हैं, छत्तीसगढ़ की पहली वेब सीरीज, ये छत्तीसगढ़ी भाषा में ही है, छत्तीसगढ़ की ही वेब सीरीज है। तो पहली वेब सीरीज है इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। लाल खदान, इसका नाम है लाल खदान, छत्तीसगढ़ की पहली वेब सीरीज, ठीक है। इसकी भाषा छत्तीसगढ़ी है, निर्माता मोहित कुमार साहू हैं और निर्देशक कौशल उपाध्याय। जैसे कि छत्तीसगढ़ की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी? छत्तीसगढ़ी, प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश, जिनके निर्देशक थे मनु नायक, ठीक है। तो याद रखना, उसी तरीके से इसको भी पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ की पहली वेब सीरीज क्या है? तो लाल खदान, इसको याद रखना, और निर्माता निर्देशक दोनों को याद रखना। तीसरा देखते हैं अपन, चौथा देखते हैं, मोर गांव मोर पानी अभियान, ठीक है। मोर गांव मोर पानी अभियान ये कब से कब तक चलाया गया? छत्तीसगढ़ में 22 मार्च से चालू किया गया। 22 मार्च के दिन राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना, वाटर डे, राष्ट्रीय जल दिवस। तो 22 मार्च 2022 से लेकर 22 अप्रैल 2022 तक, एक महीने तक राष्ट्रीय मोर गांव मोर पानी अभियान का आयोजन किया गया। मोर गांव मोर पानी अभियान जो जल जीवन मिशन है, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन है, उसके अंतर्गत मोर गांव मोर पानी अभियान स्टेट में चालू किया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में 22 मार्च से 22 अप्रैल तक इसको चलाया गया, इस अभियान को। इसका उद्देश्य था जल का उचित प्रबंधन और संरक्षण। जब मैंने वाटर शेड मैनेजमेंट पढ़ाया आपको आजीविका वाले में, तो जल का पूरा प्रबंधन मैंने आपको बताया था कि कैसे उसको संरक्षित किया जाता है, ठीक है, ये सब चीजें। तो जल का वेस्ट मत हो, जल का दुरुपयोग मत हो, और उसका पूरी तरीके से संरक्षण किया जाए। एक चीज आपको और बता रहा हूं इंडिया के करंट अफेयर्स का, कि पूरी तरीके से एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर जल समाप्त हो चुका है, भूगर्भ जल, जो जल के स्तर पूरा गिर चुका है, जल पूरा तरीके से भूमि के नीचे समाप्त हो चुका है, वो है तमिलनाडु, चेन्नई, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना। तो चेन्नई ऐसा जगह है जहां पर भूगर्भ भूजल स्थल पूरा समाप्त हो चुका है भारत में। तो इसी के कारण, इसी के चलते क्या किया जा रहा है, जल को संरक्षित करने और उसका उचित प्रबंध करने का कोशिश किया जा रहा है, ताकि बारिश का भी जो पानी है उसको क्या कर सके, वाटर लेवल मेंटेन रह सके, वो भूमि के अंदर जाए, जो वेस्ट वाटर है वो क्या जाए, भूमि के अंदर जाए, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इसीलिए तो लगाया जाता है। तो इसी के तहत जल का उचित प्रबंधन और संरक्षण करने के लिए ये मोर गांव मोर पानी अभियान शुरू किया गया है। जल जीवन मिशन के बारे, अच्छा, इसकी शुरुआत 22 मार्च 2022 से हुई थी, छत्तीसगढ़ के सभी जिले में संचालित है ये भी याद रखना। और जल जीवन मिशन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को किया था। जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 कौन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ठीक है। तो ये जल जीवन मिशन है। इसका उद्देश्य क्या है, ये भी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों तक जल की पर्याप्त उचित उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो जल की समस्या है, पानी की समस्या है, उसको दूर करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो ये याद रखना, ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है जल जीवन मिशन, ये भी याद रखना, ठीक है। जल जीवन मिशन जो है वो जल शक्ति मंत्रालय के तहत चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत
जल जीवन मिशन के अंतर्गत मोर गांव मोर पानी अभियान चलाया जा रहा है। क्लियर, एकदम एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ भाई, ताकि जो करंट अफेयर्स आपसे आए तो पूरी तरीके से चीज़ें से आपसे बनना चाहिए। मैं एकदम शॉर्ट में एक एक लाइन में नहीं बता रहा हूँ आपको, पूरी चीज़ों को डिटेल में कवर कर रहा हूँ, इसीलिए कवर कर रहा हूँ। पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो किसी चीज़ को, और मैं पढ़ा रहा हूँ तो अगर लाइन से एकदम सीधा सीधा बता दिया तो वो करंट अफेयर्स तो आप देख के रट सकते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं अगर बता रहा हूँ तो आपको डिटेल ना बताऊँ तो उसका कोई फायदा नहीं है मेरे बताने का, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से सुनो, मैं जो बता रहा हूँ ये करंट अफेयर्स भी देखो, बहुत सारे करंट अफेयर्स मिलेंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के दृष्टिकोण से, उनको कलेक्ट करके एक जगह करके आपको बता रहा हूँ। ठीक, आगे देखते हैं थोड़ा सा। अप्रैल मंथ में स्पोर्ट्स से संबंधित भी करंट अफेयर्स है, तो स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर्स देखते हैं। आपके जितने भी करंट अफेयर्स आएंगे एक आध दो ठो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी रहता है, और जो करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ तो स्पोर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम जो होने वाला है 2022 में, वहाँ उसमें सेलेक्ट किया गया है छत्तीसगढ़ से आकर्षि कश्यप को। आकर्षि कश्यप छत्तीसगढ़ की बहुत प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो इसको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये पहले पूछा भी गया है कि इससे संबंधित मतलब किस खेल से संबंधित है आकर्षि कश्यप, तो बैडमिंटन से संबंधित है। और भारत के लेवल पे कौन संबंधित है, बैडमिंटन से प्रसिद्ध खिलाड़ी पीवी सिंधु हैं। तो अब बताता हूं इसको कैसे कनेक्शन है। आकर्षि कश्यप बैडमिंटन प्लेयर हैं जो दुर्ग जिले से आती हैं। आकर्षि कश्यप किस जिले से संबंधित है ये भी पूछ चुका है, तो दुर्ग जिले से संबंधित हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं आकर्षि कश्यप। और आकर्षि कश्यप पीवी सिंधु के साथ हिस्सा लेंगी कॉमनवेल्थ गेम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ की एक बहुत प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी, राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी बहुत जो प्रसिद्ध हैं पीवी सिंधु, उनके साथ जो है वो हिस्सा ले रही हैं कॉमनवेल्थ गेम में। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 28 जुलाई से शुरू होगा बर्मिंघम में, ठीक है, ये भी याद रखना। कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो है 28 जुलाई से शुरुआत होगा बर्मिंघम में, ठीक, तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो ये कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड हो गया। आकर्षि कश्यप नाम याद रखना, इससे संबंधित सब चीज़ याद रखना। फेंसिंग जूनियर एवं कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसमें कौन कौन से खिलाड़ी का चयन किया गया जो छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं, ये तीनों खिलाड़ी का चयन किया गया फेंसिंग जूनियर एंड कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में। सुखम निंगथौबा, दूसरा है के डेनी सिंह, और तीसरा है एस एन शिवा मगेश, ठीक। तो ये तीन खिलाड़ियों का चयन किया गया। ये तीनों खिलाड़ी जो है वो हरियाणा में एक चैंपियनशिप हुआ था, जहां पर ये तीनों जो थे विनर थे। हरियाणा में जो चैंपियनशिप हुआ था वर्ल्ड कैडेट एक चैंपियनशिप हुआ था जिसमें ये तीनों विनर थे। इसके कारण से इन तीनों का जो चयन है वो फेंसिंग जूनियर कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में किया गया है, ठीक। तो ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं हैंड स्टैंड मलखम्ब प्रतियोगिता। मलखम्ब समझते हैं ना, मलखम्ब मध्य प्रदेश का जो है वो मतलब वहाँ पर खेला जाता है, वहाँ पर खेल है मलखम्ब, है ना, मध्य प्रदेश में प्रचलित है। यहाँ पर एक तरीके से एक खम्भ रहता है, यहाँ पर जो है जो खिलाड़ी है वो सब चढ़ते हैं इस पर, ठीक है, वहाँ पर तेल लगा रहता है इस खम्भे में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये मलखम्ब जो है मध्य प्रदेश का है जो स्पोर्ट्स है वो। आयोजन इसका हुआ गोरेगांव मुंबई में, मुंबई के गोरेगांव नामक क्षेत्र में इसका आयोजन हुआ। प्रथम स्थान प्राप्त किया राकेश वर्दा जो नारायणपुर से संबंधित हैं, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक तो इसके स्थान का, आयोजन के स्थान याद रखना। प्रथम स्थान राकेश वर्दा नारायणपुर जिले से संबंधित है छत्तीसगढ़ के, और द्वितीय स्थान राजेश कोर्मी, ठीक है, पहला स्थान राकेश वर्दा और द्वितीय स्थान राजेश कोर्मी नारायणपुर जिले से संबंधित हैं ये भी, ठीक है। तो ये पहला और दूसरा स्थान वाला आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वर्ल्ड पैरा ओलंपिक एथलेटिक ग्रैंड पिक्स टूर्नामेंट, ठीक है, वर्ल्ड पैरा ओलंपिक एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स टूर्नामेंट 2022, ठीक है। इसका आयोजन हुआ दुबई में, और इसमें विजेता जो जीते, छत्तीसगढ़ से कौन जीता है, ईश्वरी निषाद ने यहाँ पर जीता है, विनर रही है ईश्वरी निषाद। महासमुंद के समहर क्षेत्र की निवासी हैं ईश्वरी निषाद। ये बाग बहरा, महासमुंद के समहर बाग बहरा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वो बाग बहरा में जब ये वापस आई तो इनका बहुत ज़्यादा भव्य स्वागत हुआ, आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में देखा भी होगा। तो ये दुबई में आयोजित हुआ था, इंटरनेशनल चैंपियनशिप टूर्नामेंट है, तो यहाँ पर विजेता हुई है, पहला स्थान हासिल किए ईश्वरी निषाद, मतलब विजेता दोनों है, ईश्वरी निषाद और दूसरा श्रुति प्रधान फॉर्च्यून विद्यालय है जो दृष्टिबाधित जो होते हैं वो जो है वहाँ पर पढ़ाई करते हैं फॉर्च्यून विद्यालय में। वहाँ से श्रुति प्रधान जो पिथौरा
पिथौरा क्षेत्र से संबंधित है। पिथौरा कहाँ है? महासमुंद, ठीक है। जोंक नदी का उद्गम हुआ है पिथौरा क्षेत्र से, ये भी याद रखना। छत्तीसगढ़ में जोंक नदी का उद्गम हुआ है पिथौरा से, महासमुंद के पिथौरा क्षेत्र। तो ये पिथौरा क्षेत्र से श्रुति प्रधान संबंधित है और ये भी यहाँ पर विनर रही हैं, फॉर्च्यून विद्यालय में पढ़ाई करती थी, ठीक है। तो ये याद रखना, ये ठीक। नेक्स्ट देखते हैं सियान जतन क्लिनिक। तो ये 3 चीज जो है वो स्पोर्ट्स से संबंधित है, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में इंपॉर्टेंट। सियान जतन क्लिनिक रायपुर के 29 आयुर्वेदिक केंद्रों में चालू किया गया है। सियान जतन क्लिनिक में 60 साल से ऊपर के वृद्धों का फ्री में इलाज किया जाएगा, वो सियान जतन क्लिनिक का उद्देश्य है। तो सियान जतन क्लिनिक का शुरुआत किया गया रायपुर के 29, कितने सियान जतन क्लिनिक का स्थापना किया गया छत्तीसगढ़ में, ये पूछ सकता है। तो 29 आयुर्वेदिक केंद्रों में इसका शुरुआत किया गया है, ठीक है। अब यहां पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आएगा आपके पास। स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई थी 2015 में, जिसके तहत भारत में मतलब स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 2015 में की गई थी, जिसके तहत विभिन्न राज्यों में अलग अलग शहरों का चयन करना जाना था और उन पे टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके उनको स्मार्ट सिटी बनाने का ये प्रोजेक्ट था। बहुत नए नए आयामों पर, बहुत नए नए एस्पेक्ट्स में उसको डेवलप करके उस सिटी को क्या करना, बहुत ज़्यादा डेवलप करना। जैसे कि जो तार आप लोग देखते हैं, खंभे के ऊपर तार लगाता है, उसको पूरा अंडरग्राउंड कनेक्शन करना। न्यू रायपुर देखिए ना आप, वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ही बना है न्यू रायपुर। तो न्यू रायपुर के तहत का मतलब अब वहां पे देखोगे आप खंभा उंभा कुछ नहीं देखोगे, ऐसा जो आप खंभे से तार गया ऊपर से, वो सब नहीं, पूरा अंडरग्राउंड लैन केबल और जितने भी प्रकार के जो केबल रहते हैं अंदर करना और अंदर से उसको लेके जाना, अंडरग्राउंड करना और गार्डन बनाना, प्रॉपर लाइटिंग का बहुत शानदार फैसिलिटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए चालू किया गया था। ये अभी वर्तमान में प्रचलित इसलिए है क्योंकि रायपुर को इसमें हर साल रैंकिंग आता है। 27वां स्थान रायपुर शहर को प्राप्त हुआ है इसमें। कौन सा स्थान? 27वां स्थान। इसको पहले 44वां स्थान प्राप्त हुआ था, इसको पहले तो लगभग 15-17 स्थान इंप्रूव करके रायपुर ने अभी वर्तमान में 2022 में 27वां स्थान प्राप्त किया है। ये राष्ट्रीय, इसको याद रखना है आपको, 27 स्थान को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना, रायपुर के स्थान पूछता है इसको। नेक्स्ट देखते हैं 2500 वर्ष पुराना टेराकोटा के छल्ले से बना प्राचीन कुआं मिला है। कहाँ? रेवान गांव, रायपुर। रायपुर का एक गांव है जिसका नाम है रेवान गांव। वहां पर ऐसे छल्ले के समान, आपको फोटो में दिख रहा होगा, छल्ले के समान बना प्राचीन कुआं मिला है, जो अब तक की सबसे प्राचीन सभ्यता, पुरानी सभ्यता के जीवाश्म माने जा रहे हैं। मतलब अब तक का जितना भी पुराने सभ्यता, सबसे प्राचीन सभ्यता का जीवाश्म यहाँ पे पाए जाने का ऐसा अनुमान किया गया है। लगभग 2500 वर्ष पुराना ये होगा, ऐसा अनुमानित किया गया है, ठीक है, अनुमान लगाया जा रहा है। अब ये देखो, ये जो छल्ला है वो वहाँ पर उस सभ्यता में क्या किया जाता था, वही आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ताकि भूजल बना रहे और जो जल है वो छन के क्या करे, नीचे जाए, ऐसे करके यहाँ पर छल्ले के समान की आकृति वो बनाई गई थी। तो वही छल्ला का कुआं प्राप्त हुआ है वहां पर। सामान्य कुआं नहीं है, छल्ले के समान उस कुआं को बनाया गया ताकि पानी जो रिस के नीचे साफ सुथरा जा सके, ठीक है। तो वो संरक्षित करने के लिए उसको बनाया गया था, ऐसा अनुमानित किया गया है। तो सबसे प्राचीन सभ्यता का जीवाश्म अगर छत्तीसगढ़ में मिला तो वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, कहाँ मिला है ये ध्यान रखना। सबसे पुराना टेराकोटा के छल्ले से बना प्राचीन कुआं रेवान गांव, रायपुर में मिला है। नेक्स्ट देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड। भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड गौतम सिंह पटेल को मिला है, जो सारंगढ़ के क्षेत्र से संबंधित हैं। किसको? गौतम सिंह पटेल, सारंगढ़ क्षेत्र में। भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान जो है वो कला, साहित्य, शिक्षा, संस्कृति और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान दिया जाता है। और इस बार का भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान गौतम सिंह पटेल को मिला है, जो सारंगढ़ से संबंधित है। आयोजन हुआ था माथुर वैश्य सभागार, उत्तर प्रदेश में। इस भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया था, ठीक है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं ई गवर्नेंस अवार्ड। ई गवर्नेंस अवार्ड स्कूल शिक्षा विभाग को दिया गया है, जो अच्छा सा मतलब टेक्नोलॉजी विकसित कर रही है, जो नए नए चीज़ों को सिखा रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, उसको ई गवर्नेंस अवार्ड दिया जाता है। अच्छे प्रबंधन के लिए, अच्छे गवर्नेंस के लिए वो स्कूल शिक्षा विभाग को इस बार दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए ई गवर्नेंस अवार्ड जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो स्कूल शिक्षा विभाग को दिया गया है इस बार का ई गवर्नेंस अवार्ड, ठीक। तो ये सब चीज़ें जो मैं आपको करंट अफेयर्स बताया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ये पेपर में आने की पूरी तरीके से संभावना है, तो इसको अच्छे से आप लोग नोट करके रखिएगा, अच्छे से समझते चलिएगा। अब जब हम लोग आगे जो रविवार का रण करेंगे, उसमें और भी इसी तरीके के शानदार करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, और कुछ MCQ सीरीज़ है इस तरीके के, तो आप लोग उसमें
आप लोग कभी ये बनता है, दायित्व बनता है कि मैं इतना अच्छा आप लोगों के लिए कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप लोग को भी सपोर्ट रहे, तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए। जिस तरीके से आप लोग का रिस्पांस आएगा उस तरीके से हम लोग करंट अफेयर्स आगे तरीके से और भी बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग की जो आजीविका की क्लास है तो मंडे टू सैटरडे चलती ही रहेगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।